तो 16 से 22 जुलाई हम लोग भूजल सप्ताह मनाने का अभी जो निर्देश दिया गया है, तो पूरे देश में ये चल रहा है कि जल संकल्प संरक्षण है संकल्प, नहीं है इसका कोई विकल्प। थोड़ा सा हम लोग अगर अपने, क्योंकि हमारा देश सबसे विविधताओं का देश है और प्राचीनतम सभ्यता का भी देश रहा है। एक मिनट। तो हम ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं को देखें। हमारे यहाँ जल को संस्कृत में आपो, आपसु कहा गया है। अपसु अंतः अमृतम अपसु भेद से अपाम अत उत प्रचस्यते देवा भवत वाजिन, यानी कि जल में ही अमृत है, जल में ही औषधि है, हे ऋषि जनों। ऐसे ये जो कुछ स्टूडेंट्स कर रहे हैं ना लाइनिंग, इसको हटा दें, ठीक है, आप डिस्टर्ब ना करें इसको। अर्थात स्तुति करने में शीघ्रता बरतें। और आपदो देवी रूपहव्य यत्र गावः पिबंती न सिंधुभ्य कर्तव्य हवि, अर्थात जिस जल का पान हमारी गायें करती हैं, उस जल का मैं आह्वान करता हूँ। सिंधियों, सिंधुओं यानी कि सारी नदियों को आहुति समर्पित करता हूँ। तो रामायण में राज्य की तरफ से सिंचाई व्यवस्था की बात होती है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, थोड़ी थोड़ा आपको बताऊंगा, आपको बोर नहीं करूंगा, इसलिए जो बीच में डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं वो ना करें, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि किस तरह से निर्जल प्रदेशों में नाना प्रकार के जलाशयों से, जैसे निर्जलेषु च देवेषु खानमास्यु श्रुतमानम उत्पानान बहुविधान वेदिका परिमंडिताम, ये वाल्मीकि रामायण में कहा गया है। फिर हमारे बहुत सारे देखेंगे आप, महाभारत में कहा गया है, मैं इसको स्किप करता जा रहा हूँ। विष्णु पुराण में है आपो नरा इति प्रोक्ता नाम पूर्वमिति श्रुति अयनम तस्य या तस्मात् तेना नारायण स्मृता। कहने का अर्थ है कि हमने जो जल है, जल को हमेशा से एक हमारे संस्कृति का खासियत रही है कि हम जिससे हमारे जीवन चलता है उसको हम पूजन भी करते हैं, उसका उतना ही सम्मान करते हैं। तो संस्कृति तो हमारी बहुत रिच रही है। फिर आज समस्या कहाँ है, तो यहाँ पर है समस्या। आप देखें वैश्विक स्थिति में, अगर आप देखें तो पृथ्वी का 67% जो हिस्सा है पानी से तो ढका है, लेकिन सिर्फ 2.7% जो है वो मीठा पानी, मीठे पानी का कहता है। है। और उसमें, हेलो। हाँ हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही है क्या? सर ये सब लाइनिंग कौन किया हाँ, है? किसी स्टूडेंट ने किया जैसे है। कर रहे हैं ये सब ऊपर जो लिखा हुआ है उस पर कोई लाइनिंग किया है? और किसी स्टूडेंट ने कर रहा है, वही तो कौन मैंने कहा कि पागल मत है? करो। सर आप ये सही कर सकते हैं ना, उसको सही कर दीजिए। नहीं, ये सर आप होस्ट हैं, कर सकते, सबका म्यूट। एक मिनट, ये बीच में किसी ने इसको किया है, रुकिए एक मिनट, वो फिर डिस्टर्ब होगा। रुकिए, और शेयरिंग देखिए, ये हो रहा है, अभी लाइनिंग हो रही है। ये उधर से किसी सर स्टूडेंट ये का सब काम है। कौन है, ये सब अराजक तत्व पागल। चलो ठीक है, उसको वही अच्छा लग रहा है करने दो। तो 2.05% जो है मीठे पानी, वो आइस कैप और ग्लेशियर्स में बंद है। सिर्फ 0.7% जो है ये मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। मैं इसको अभी शेयरिंग को रोकता हूँ, पहले इसको हटा लें ये स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, यहाँ पर थे हम लोग, अब शुरू करें। तो जी यानी सर। कि जितना भी पानी है हमारे पास उसका सिर्फ 0.7% और उससे कम हमारे प्रयोग के लिए है। तो आप अब समझ सकते हैं कि जल की क्या आवश्यकता है हमारे यहाँ। और ये वाटर साइकिल का डायग्राम आपको दिख रहा है, किस तरीके से समुद्र और सारे जो वाटर बॉडीज हैं इनसे इवेपोरेशन होता है, और जो पेड़ पौधे होते हैं इससे ट्रांसपिरेशन होता है। तो इवेपो ट्रांसपिरेशन होकर वातावरण में, एटमॉस्फेयर में भाप जाता है और वो फिर संघनित होकर प्रेसिपिटेशन होता है, जिसके थ्रू हमारे कुछ जो है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, कुछ इसमें नदियां हैं, कुछ पॉन्ड्स हैं, इन सभी को रिचार्ज करते हुए समुद्र सर तक पानी आता है। और ये पूरा का पूरा साइकिल है जिस पर हमारी जिंदगी चलती है। सर आपकी मीटिंग में कोई रिक्वेस्ट कर रहा है सर, उसको आने दीजिए। विनय कुमार शुक्ला। वो कोई और होस्ट होंगे ना, वो कर लेंगे उसको, ठीक है।
अभी आप बीच में अपना वो बंद रखिए इसको। तो थोड़ा सा हम इसमें देखें, बीच बीच में आप डिस्टर्ब करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। खाद्य उत्पादन जो है इसमें देखा जाए तो पानी का क्या प्रयोग है। आप देखिए कि ये दाल है या तेल है या साइट्रस फ्रूट जैसे नींबू या ऑरेंजेस वगैरह हैं या सीरियल्स हैं, वीट हैं, राइस हैं, इनका प्रोडक्शन में आप देखेंगे 1 से 1.5 से 2 क्यूबिक मीटर के हिसाब से पानी प्रयोग में आता है। लेकिन जब आप मीट में देखेंगे या कोई भी नॉन वेजिटेरियन आइटम में, तो इसमें देखिए पानी का प्रयोग कितना ज़्यादा होता है, 500 से लेके 4000 तक। तो एक तो हमारा जो लाइफस्टाइल है उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। हम अगर वेजिटेरियन प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हम जो है जल का दोहन कम करते हैं, लेकिन जब नॉन वेजिटेरियन प्रयोग करते हैं तो उसमें इसका दोहन बढ़ जाता है। और जो जल उपयोग देखा जाए तो पूरी दुनिया में 70% जो जल का प्रयोग है वो एग्रीकल्चर के लिए है, 22% इंडस्ट्रीज के लिए है और सिर्फ 8% डोमेस्टिक के लिए है। लेकिन जब आप डेवलप्ड कंट्रीज में आएंगे, अब डेवलप्ड कंट्री में आप समझ लीजिए जैसे अमेरिका में है यूएस और कनाडा, यूरोप में 27 देश हो गए, एशिया में आप इजराइल, जापान, रूस, इनको ले लीजिए और दक्षिण में फिर आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ये ऐसे 34 ऐसे देश हैं जो कि काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज देश हैं। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूज में पानी बहुत ज़्यादा है, 59%, और एग्रीकल्चर में कम है और डोमेस्टिक में सबसे कम। लेकिन जो हम लोग हैं एशिया और अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के, यानी कि मिडिल इनकम या लो इनकम वाले जो देश हैं, यहाँ एग्रीकल्चर में ही सबसे ज़्यादा पानी का प्रयोग है, 82% तक। अब हम देखें कि पानी हमें क्या अवेलेबिलिटी है और सीवरेज से क्या कनेक्शन है। तो आप देखें, अगर अमेरिका को देखें बहुत सही, लगभग 100% है, यूरोप लगभग 100% है। लेकिन जब हम एशिया में आते हैं तो जैसे अभी भारत में आज भी 74% है, यानी कि पानी हर घर में नहीं पहुंचता है। और सीवरेज तो आप देखिए 40-42% के आसपास आ रहा है, ये एशिया का है, और अफ्रीका का इससे भी कम। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है कि हम जो सप्लाई वाटर देते हैं और उसको फिर जब प्रयोग होने के बाद जो उसको वापस सिस्टम में जाता है तो क्या क्या समस्या आती है। तो आप देख सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है और हमारे यहाँ क्या है। अब मूल समस्याएं में क्या हो गई, तो जैसा मैंने कहा कि जो पेयजल यानी ड्रिंकिंग वाटर है वो पूरी तरह से हमारे यहाँ तक पहुंचे और सुरक्षित पहुंचे, यानी कि उसमें कोई तरह का इन्फेक्शन ना हो। दूसरा है कि जो ग्राउंड वाटर है उसका बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन ना हो, ऐसा ना हो कि कृषि उपज वगैरह जो है वो पूरा का पूरा इसको यूटिलाइज कर जाए, क्योंकि ग्राउंड वाटर ही ऐसा है जो कि हमारे लिए सबसे सेफ और सबसे बढ़िया होता है, हेल्थ के लिए भी और कृषि के लिए भी। और बहुत ज़्यादा जल संसाधनों का हमने जो अति प्रयोग जो किया है तो हमने प्रदूषण भी काफ़ी फैलाया है, और इसका नतीजा ये हुआ है कि हमने अपनी बायोडाइवर्सिटी में आप समझ लीजिए कि यूनिसेलर, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म से लेके प्लांट से लेके हम सभी आते हैं, तो हम इसको पूरे को प्रदूषित कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो बहुत ज़्यादा दुर्लभ जन संसाधन है, जैसे कि आप अमेरिका में आपने पढ़ा होगा मीठे जो झील हैं, या हमारे भी जो पहाड़ों पर अभी भी कुछ ऐसे स्थान है जहाँ की पानी बहुत ही फ्रेश होता है, उसमें हमें अब जैसे आजकल आप आरओ और ये सब यूज़ कर रहे हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। वैसे जल संसाधनों पर आज बहुत ज़्यादा क्षेत्रीय संघर्ष हो गया है, देशों के बीच भी हो गया है, राज्यों के भी बीच में। जैसे आप लोग सुनते होंगे कैसे कृष्णा कावेरी को लेकर दक्षिण भारत में होता है कॉन्फ्लिक्ट, तो ये पूरे देश में है। और मीठे पानी में ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मीठे पानी का मैंने जैसे आपको कहा कि हमारी जो दैनंदिन की ज़रूरतें हैं और एग्रीकल्चर है उसके लिए मीठा पानी ही चाहिए, तो इससे सूखा और बाढ़ की भी समस्या आती है। अब हमारी जनसंख्या वृद्धि इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम पूरी तरह से उसको मतलब उसको जिसको कहते हैं कि समेकित प्रयोग उसका नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद सीवेज, कृषि और जितना औद्योगिक जो प्रयोग ये लोग करते हैं, मतलब जो इंडस्ट्री में प्रयोग करते हैं, एग्रीकल्चर में प्रयोग करते हैं, वो क्या करते हैं कि अब आजकल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया है, एनवायरमेंटल एक्ट्स हो गए हैं, तो सजा पाने से बचने के लिए बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऐसे करते हैं कि अपना जो पोल्यूटेड वाटर है वो सीधे नदी में ना बहा के डीप बोरवेल करके सीधे नीचे ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। तो ये कुछ बहुत ही गंभीर इशू होते हैं।
इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो ग्राउंड वाटर का प्रयोग हो रहा है, वहाँ सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ है। तो ये परसेंटेज में निकाला गया एवरेज एनुअल रिचार्ज के आधार पे। तो आप देखेंगे कि पूरा अफ्रीका और सब सहारा अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, दक्षिण अफ्रीका, ये बहुत गंभीर स्थिति में है। और इसके बाद तीसरे स्तर पे हम लोग भी आते हैं, मतलब भारत है, चीन है, और जहाँ भी कृषि हो रही है वो तीसरे स्तर पे जा चुका है। और अच्छी स्थिति में कौन है, तो अभी भी जो ग्रासलैंड वाले एरिया हैं, चाहे कनाडा के हैं, चाहे अमेजन के हैं, चाहे रशिया के हैं, ये अभी बेहतर स्थिति में है। लेकिन आने वाले समय में ये भी परेशानी में पड़ने वाले हैं। अब हम ये देखते हैं कि जनसंख्या और जल संसाधनों का वितरण कैसे है। तो सिर्फ एक जगह आप देख रहे हैं, नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका, जहाँ स्थिति ठीक है, यानी जनसंख्या अगर 8% है तो पानी की उपलब्धता 15% है, यहाँ समस्या नहीं है। दक्षिण अमेरिका भी ठीक है, आप जानते हैं अमेजन, और ये यहाँ भी 6% जनसंख्या, 26, यहाँ भी समस्या नहीं है। यूरोप में मैनेजेबल है, फिर भी यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है और 8% की उपलब्धता है। अफ्रीका में स्थिति खराब होनी शुरू हो चुकी है, जबकि अफ्रीका आपको मालूम है कि मेजर बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए रहा है, लेकिन अभी यहाँ 13% और 11% का है। एशिया में स्थिति बहुत खराब है, यहाँ जनसंख्या 60% और पानी की उपलब्धता 36% की है। ऑस्ट्रेलिया में भी कोई समस्या ज़्यादा नहीं है। तो इन आंकड़ों से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अगले 20 वर्षों में जो चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका और मध्य पूर्व के देश हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आने वाले हैं। आज यही वजह है, ये देखिए, मैं आयोजक से रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच बीच में वो जो ऐड हो रहे हैं ना स्टूडेंट, उससे यहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है, इस पर थोड़ा इस पर। हाँ, ये वैश्विक मीठी पानी की उपलब्धता को देखें। इस डायग्राम में आप देखते हैं, ये जो कलर है आप देख रहे हैं, ये कलर ये स्ट्रेस बताता है कि कितना कम है उपलब्धता, और जो डार्क ब्लू है ये कह रहा है कि स्थिति ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जैसे कनाडा है, या रूस का सर्बिया है, या दक्षिण अमेरिका है, या ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ समस्या ज़्यादा नहीं है। स्ट्रेस कहाँ है, तो ये पूरा सहारा, सब सहारा में, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका में, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो आप जानते हैं, ये केन्या, इथियोपिया, ये सब देश हैं, भारत और चीन, ये सब समस्या वाले देश होने हैं, और आने वाले टाइम पे ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये एक इसको कहते हैं फुटप्रिंट कैलकुलेटर, जैसे आप नेट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखा गया कि जैसे अमेरिका में एक आदमी जो है वो 44 बाथ टब यूज करता है, बहुत ज़्यादा पानी प्रयोग करता है। उनके पास आज उपलब्धता की समस्या नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये समस्या है। तो हमारे देश में तो इसको फिजूल, बहुत ज़्यादा ये फिजूल का माना जाएगा। तो ये इस कैलकुलेटर लिंक के थ्रू ये मैं आपको भेज दूंगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम लोग कितना पानी बर्बाद करते हैं। एक सिंपल सा कैलकुलेटर, लेकिन पता चल जाएगा। तो हम ये अमेरिकन की तरह 44 बाल्टी एक दिन में ना बर्बाद करें। और दूसरा चीज़ आप देख रहे हैं कि जो जैसे वेजिटेरियन फूडिंग अगर है तो थोड़ा पानी की बर्बादी कम होती है, और अगर जितना ही ज़्यादा हम नॉन वेजिटेरियन की तरफ जाते हैं, हमारा फुटप्रिंट, यानी हम कितना उसको नुकसान कर रहे हैं, उस संसाधन का कितना ज़्यादा हम कह सकते हैं दोहन कर रहे हैं। ये भी वाटर अवेलेबिलिटी पे बता रहा है। देखिए समस्या अभी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में है, कितना क्यूबिक मीटर पानी प्रति पर्सन है, सिर्फ 500 है, सब सहारा में 1000 है, जबकि अमेरिका में कोई समस्या नहीं है। दोनों अमेरिका में, यूरोप में ये स्थितियाँ इनके यहाँ ठीक है। और यही उसी के आधार पर ये प्रोजेक्टेड वाटर स्कार्सिटी 2025 में कहाँ समस्या गंभीर होने वाली है। जितने लाल में आप देख रहे हैं वो वही क्षेत्र हैं जो अभी मैंने आपको बताया, ये गंभीर समस्या में आने वाले हैं। और जो येलो हैं ये भी धीरे धीरे आएंगे, लेकिन अभी अगले 3-4 सालों के भीतर ये पूरा सब सहारा अफ्रीका, मिडिल ईस्ट के 14 देश, और हम भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये इस समस्या में आने वाले हैं। अब देखिए इसकी वजह से आज कितने कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, सीरिया में लड़ाई हो रही है, इसराइल में, कहीं ना कहीं ये पानी से जुड़े हुए हैं। कहा भी जाता है कि जो 3rd वर्ल्ड वॉर है वो पानी पर हो। भारत के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा देखा जाए तो हमारे यहाँ रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन है। जैसे हमारे यहाँ
ये राजस्थान जैसलमेर वाले एरिया में जहाँ 150 mm है, वहीं इधर नॉर्थ ईस्ट में मौसम नाम, आप लोग जीके में पढ़ते भी होंगे, मौसम नाम में 11,690 mm पानी है। तो इतना वेरिएशन है। और अभी भी हमारे यहाँ देश में जैसे जो उत्तर पूर्वी और पश्चिमी भाग है, ये अभी समस्या में जूझ रहे हैं। और कुछ एरिया जो पश्चिम घाट से के बाद आते हैं, ये एरिया में पानी की उपलब्धता की समस्या है। बाकी देश में उपलब्धता से ज़्यादा मैनेजमेंट की समस्या है। जैसे हम अपने देश का देखें तो हमारे यहाँ आज के डेट में सेंसस ने 7,500 सिटीज़ को डिफाइन किया है, जो 1 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले हैं। उसमें 300 ऐसे सिटी हैं जहाँ की समस्या बहुत ज़्यादा है। समस्या क्या है कि वहाँ सीवरेज की समस्या है। मतलब 2 चीज़ें मैंने आपको कहा कि एक, हर घर में जलापूर्ति हो, पाइपलाइन से पानी जाए, और वहाँ से सीवर का भी कनेक्टिविटी हो कि बाहर जा सके। तो अब दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ 300 शहरों में तो ये सुविधा ही नहीं है। और 30% जो है, सिर्फ 30% जहाँ वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। ये बहुत महंगा है भी टेक्नोलॉजी, और हम उतना करते भी नहीं हैं। आज यही वजह है कि आज आप देख रहे हैं कि कोरोना से डेथ की बात हो रही है, लेकिन आज भी डायरिया एक बहुत बड़ा कारण है डेथ का हमारे यहाँ। और आप तो बलिया की धरती पे हैं, आप वहाँ भी देख चुके हैं कि वहाँ ग्राउंड वाटर की कितना ज़्यादा आर्सेनिक और ये पोल्यूशन हो चुका है। तो 21% जो डिजीजेज हैं पानी से रिलेटेड है हमारे पे हैं, और हम बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं रहे हैं। हमारे देश में 18 नदियां हैं जो हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर चुके हैं, जिसका कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड काफ़ी हाई है। तो शायद हम अवेयर थोड़ा देर से हुए हैं, और आज हमें ज़रूरत है तो थोड़ा कंजर्वेशन की, यानी कि हम पानी को सही सोच समझ के प्रयोग में करें, और मिसयूज़ बिल्कुल ही ना करें, और हो सके तो उस पानी को रिट्रीट करके फिर से यूज़ करें। जैसे आप किसी डेवलप्ड कंट्री में चले जाएंगे, शिकागो का ही मैं आपको एग्जांपल दिए हैं, आप देखें वो ऐसा शहर है कि अब जहाँ जाते हैं फाउंटेन्स हैं, बड़े सुंदर वो नेविगेबल कैनाल्स वगैरह हैं। वो पानी जो उसमें यूज होते हैं वो घरों में आपूर्ति होती है, वहाँ से रिसाइकिल होकर वापस आ जाता है। हमारी तरह नहीं है कि हम पानी बस मिसयूज करते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें रीयूज और रिसाइकलिंग की आवश्यकता है, जो कि हम शायद ही कहीं कर रहे हो। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, लोगों में अवेयरनेस जगाना कि आप समझिए पानी की कीमत। मैंने क्या कहा, हमें कितना कम, मतलब 0.7% पे हमें काम करना है। तो आप सोच सकते हैं कि हमें कितना गंभीर होने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो वाटर ट्रीटमेंट की टेक्नोलॉजी होती है, वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ नहीं है। मतलब ऑनेस्टली कहा जाए तो सीवरेज ट्रीटमेंट या वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी हम लोग अभी भी, उसमें हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। और ज़रूरत है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। ये लगभग 15-20 साल पहले उत्तर प्रदेश में एक योजना आई थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, कि हर नई बिल्डिंग या खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाए। लेकिन शायद उतना हम लोगों ने उसको गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से बारिश होती है और पानी पूरा का पूरा बह जाता है। हम उसको रोक नहीं पाते। अगर रोके तो हम उसको रोक के नीचे ग्राउंड वाटर को अगर रिचार्ज कर लें तो हम अपनी आने वाले ज़रूरत के समय में उस पानी का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूरत पड़ी कि इस तरह की जो अवेयरनेस है ये आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे करने की। तो इस पर पूरे दुनिया में और हमारी सरकार पिछले 15-20 सालों से लगी हुई है, और इस साल इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है। और इसी का परिणाम है कि आज हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ। देखिए हमें करने की क्या ज़रूरत है, तो हमें जहाँ से पानी की आपूर्ति होती है, जो सप्लाई होता है, उसकी भी हमें वृद्धि करने की आवश्यकता है। और कितना डिमांड है हमें ये भी काउंट करना है, कि ये नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा कहीं चला जाए। जैसे कि अभी कई जगहों पर दिल्ली में देखा गया कि ये वाटर मीटर लगाया गया है। अभी अगर मीटर हो तो ये भी बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। फिर उस पानी की क्वालिटी का मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। ये नहीं कि पानी में सीधे हमने क्लोरीन डाल दिया और उसको सप्लाई कर दिया। क्या ज़रूरी है शरीर के लिए उसे, जैसे आज हर घर में हम लोग आरओ लगा रहे हैं, लेकिन आरओ में समस्या आ रही है। आरओ में समस्या है कि वो ऐसे भी कई चीज़ों को निकाल दे रहा है पानी से जो हमारे बॉडी के लिए चाहिए। तो इसकी वजह से कैल्शियम, आयरन की लोगों में कमी आ रही है। तो क्वालिटी मॉनिटरिंग, इम्प्रूवमेंट, और इसके लिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ
कुछ नई तकनीकों की आवश्यकता है, जैसे डीसैलिनाइजेशन। डीसैलिनाइजेशन पे हमारे यहाँ भारत सरकार में डीआरडीओ जो थी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत अच्छा काम की। और इस टेक्नोलॉजी को हमारे देश से समझिए कि सऊदी अरबिया वालों ने भी प्रयोग किया। बहुत सारे देश इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाना। तो ये हम भी कर सकते हैं। और बायो रिमीडिएशन, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसमें मतलब बायो डाइवर्सिटी में इतनी रिच है कि शायद ही कोई ऐसी स्पीसी हो प्लांट और एनिमल्स की जो कि ना हो। हम चाहें तो पानी की गंदगी को, जैसे कि आपको मालूम होगा गंगा नदी में बैक्टीरियोफाज होता है जो कि पानी को साफ करता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम जो हमारे एक्सपर्ट हैं बायोटेक्नोलॉजी के, वो इसको पानी में लाकर और बिना कोई केमिकल यूज़ किए हुए ऐसे प्लांट्स या ऐसे जीव हो, जैसे कछुआ पालन है, वो भी बहुत गंदगी को साफ करता है। इन सब चीज़ों के थ्रू भी हम पानी को साफ कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रिसीजन फार्मिंग की बात होती है। प्रिसीजन फार्मिंग हो गई कि आप डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत कॉमन है कि स्प्रिंकलर यूज करते हैं। जब समय होता है तो स्प्रिंकलर बाहर निकलता है, पानी जितना जरूरत है उतना छिड़क के फिर अंदर चला जाता है। ज़्यादा एरिया कवर होता है, पानी बर्बाद नहीं होता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि ग्रीन हाउस हॉर्टिकल्चर से, यानी कि उनको टेम्परेचर, कंट्रोल टेम्परेचर में उन फूल पत्तियों को या सब्जियों को उगाया जाए और इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी उत्पादकता बढ़ाएं। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि आज के डेट में, क्योंकि मैं ज्योग्राफी से हूं तो मैं रिमोट सेंसिंग की बात करूंगा। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इमेजरीज का प्रयोग करें और लोगों को, जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जाम बताऊं कि 2004 में जब हमारे यहाँ सुनामी आया था तो बहुत जान गई, बहुत नुकसान हुआ। लेकिन आज हमारे यहाँ हैम सैटेलाइट है जो कि काफ़ी फास्ट चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है और आप तक कनेक्ट कर देता है कि आप वहां तक पहुंचे। फिर सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि सोशल मीडिया से आप तक पहुंच जाती हैं। और इसके साथ साथ जैसे अगर शिक्षक, रिसर्चर, छात्र और समाज, कम्युनिटी, ये सभी एक साथ मिलकर अगर इस मिशन में आगे बढ़े तो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं। हमें कहीं किसी के पास हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं होगी, हमारे पास सब कुछ है। अब इसमें आप देखिए, ये जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये आज की बात नहीं हो रही, ये पिछले 2006 से चल रहा है। इसमें सबसे पहला जो हमने टारगेट लिया है ये से था रेन वाटर, जिसमें एक्शन क्या करना था, कलेक्ट एवरी ड्रॉप, जो कि अभी मैंने आपको शुरुआत के स्लाइड में बताया कि इस साल 21 मार्च को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अडॉप्ट किया। यानी कि जो भी बारिश का पानी आता है उसको रोकना है और उसको प्रयोग में लाना है। अब इससे नुकसान, खतरा इसको क्या है, तो क्लाइमेट चेंज का। तो ये क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी बात है। हम जितना प्रदूषण फैलाएंगे क्लाइमेट उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। जैसे उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, या नाइट्रस या सल्फर, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, सल्फर की मात्रा, तो हम उससे क्या होता है कि एसिड रेन भी होता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है, हम पानी को भी प्रदूषित करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें रेन वाटर को रोक कर और इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके मैं आगे कुछ और आपको दिखाऊंगा। दूसरा जो है ये है सरफेस वाटर, रिवर, टैंक, रिजर्वायर और वेल। इसमें पानी पंचायत की बात होती है कि जो भी हम जिसको समेकित प्रयोग करें, जितना हमारी जरूरत हो हम उतना प्रयोग में करें, और बाकी जो चीजें ऐसा ना हो कि एक ही हो। जैसे पानी पंचायत बनाए, एक पूरा पंचायत लेवल पे लोगों की एक ग्रुप बनाया जाए। देखिए सभी को म्यूट करिए सर, आवाज आ रही है बाहर से। तो सभी एक पंचायत लेवल पे, एक कम्युनिटी लेवल पे ग्रुप बना के, और इसमें उतना ही पानी का प्रयोग हो जितना जरूरत हो और बाकी को कंजर्व किया जाए। अब इसमें थ्रेट क्या है, इवेपोट्रांसपिरेशन। तो अगर हम पेड़ पौधे लगाएं, उसको ढक के रखें, जैसे आप देखेंगे राजस्थान में बावली बनती है, काफी नीचे बनती है, तो उस तरीके से आपको नाम याद होगा डॉक्टर संदीप पांडे जी जो हैं, जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है, उन्होंने इस पर बहुत अच्छा राजस्थान में काम किया था। और बहुत सारे ऐसे सूखे वाले क्षेत्र थे जहां पर पानी पंचायत से पानी को रोका गया था। तीसरा है ग्राउंड वाटर। इसके लिए हमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ एक्विफर करना होगा। एक्विफर और एक्विक्लूड ये दो टर्म है। एक्विक्लूड ऐसा समझिए कि ये वो लेयर होता है जहां पे पानी रुक जाएगा, और एक्विफर जहां तक पानी ऊपर से
मतलब धीरे 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 स्रावित होते हुए जाएगा और जमा होगा, और वो छन के वही एक्वीफर हमारे लिए ग्राउंड वाटर बनेगा, जो कि हम अपने लिए प्रयोग में ला सकते हैं। अब इसमें समस्या कहाँ होगी, तो जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि या तो लोग जरूरत से ज्यादा पानी को निकासी कर रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को इसके लिए परमिशन नहीं है, वो निकालते हैं और साथ ही साथ जितना पोल्यूशन करते हैं उसको वापस फिर अंदर एक्वीफर में डाल देते हैं। ये दोनों बहुत खतरनाक है। जैसे हमारे बगल में आप सचिन भदोही में कुमार देखिए, गौतम, यहाँ कालीन उद्योग है। सचिन कुमार गौतम, हाँ, म्यूट करिए। उनको म्यूट कर दिया जाए। तो जैसे भदोही में कालीन उद्योग या बलिया में आप देख रहे हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस पानी का प्रयोग किया और इन्होंने ग्राउंड वाटर को पूरा पॉल्यूट किया। अब ये स्रोत हो गए, तो सबसे पहले रेन वाटर हमने कहा, फिर ग्राउंड वाटर हो गया। पानी के जो स्रोत हैं, रिवर वाटर है, सी वाटर है। तो रेन वाटर जो जमा होता है तो वो या तो तालाबों में होता है, पॉन्ड्स में है, या हम रिजर्वायर में जमा करते हैं। ग्राउंड वाटर जो है वो सीपेज करके नीचे जा रहा है। रिवर वाटर सरफेस वाटर भी बोलते हैं, जो कि बहते हुए समुद्र में जाके मिलेगा, वहां सी वाटर है। उसके बाद आता है वेस्ट वाटर। तो जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पर हम लोग बिल्कुल अभी सक्सेसफुल नहीं है। अब हमें किस किस सेक्टर में काम करने की जरूरत है, तो हाउस होल्ड में, घरों में क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमें क्वालिटी अच्छा पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और जेंडर डायमेंशन कहने का मतलब कि जैसे मैंने आपको कहा कि जहाँ पे पानी की समस्या है, जैसे राजस्थानों में, वहाँ आप देखते हैं कि महिलाएं जाके पानी का ये कर रही हैं। तो कहीं इस पर भी हमें थोड़ा देखने की जरूरत है कि अगर हम पानी पंचायत का प्रयोग करें या कम्युनिटी लेवल पर डेवलप करें तो सभी लोग इन्वॉल्व होंगे और हम अपने पानी की आपूर्ति को सही से इंश्योर कर सकते हैं। दूसरा है इंडस्ट्री में हमें पानी, कहीं भी कोई भी सरकार इंडस्ट्री को ये नहीं कहती है कि आप पूरा ग्राउंड वाटर का दोहन कर लें। आप सही तरीके से प्रयोग करें और उस पानी को रिसाइकल करें, लेकिन वैसा हमारे यहाँ हो नहीं रहा है। तीसरा है एग्रीकल्चर में दिक्कत है कि वाटरशेड मैनेजमेंट अवेयरनेस की समस्या है। हमारे किसान जम के खाद पेस्टिसाइड यूज करेंगे। अब होगा क्या कि मिट्टी, जब ग्राउंड वाटर ऊपर आता है तो मिट्टी या तो अल्कलाइन हो गया या क्षारीय हो गया पूरा, तो दोनों तरह से समस्या आती है उसमें। आज आप देखें पंजाब के कई ऐसे गांव हैं जहां की जीव जंतु तक को वहां का नॉर्मल पानी आप नहीं पिला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा जो वाटर सिस्टम है उसको पोल्यूट कर रखा है। एक शहर है भटिंडा, वहां इतने कैंसर के केसेज हो रहे हैं, पानी में आर्सेनिक आ रहा है। बलिया जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ भी पानी ऊपर आ रहा है आर्सेनिक, लोगों को कैंसर हो रहे हैं। इकोसिस्टम, इसमें सब कुछ आ जाएगा, हम भी आएंगे, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी आ जाएंगे। तो इसमें जो मैंने शुरू में आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात की, उसको मेंटेन करना जरूरी है, यानी इवेपोट्रांसपिरेशन और प्रेसिपिटेशन, ये जो है इसका बैलेंस नहीं गड़बड़ाना चाहिए। कोई भी बैलेंस अगर गड़बड़ाएगा प्रकृति का तो नेचर विल टेक इट्स ओन केयर, वो कहीं ना कहीं डैमेज होगा और नुकसान हमारा होगा। तो हमें जरूरत किनकी है, तो इस तरह से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम जो आज गलत काम कर रहे हैं, हम सारे ये कुएं, बावलियां, तालाब, इनको हम भर दे रहे हैं, इसको हमें फिर से खड़ा करने की जरूरत है। इन जल कुंडों की फिर से आवश्यकता है। हमें जरूरत है पेड़ पौधों के जो सीड्स हैं, जो इनके जीन हैं, जो इनके अनाज हैं, जो पानी है, इनके बैंक बनाने की। बैंक का मतलब हम अपने भविष्य के लिए भी तो जमा करें, यही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ये मैंने आपको कहा कि 2006 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको जो किया था, मोर क्रॉप पर ड्रॉप ऑफ वाटर। अब आज डीजल एंड पेट्रोल भी आ जा रहा है, आपको मालूम है कि डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो चुका है। तो हम उनका भी प्रयोग बिल्कुल जुडिशियस तरीके से करें, ऐसे करें कि उस एक भी दाना, एक भी अन्न का दाना न बर्बाद हो, एक भी पानी न बर्बाद हो, थोड़ा भी डीजल न बर्बाद हो। तो हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है, तो हमें पीने का सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, डीसैलिनाइजेशन हमें अडॉप्ट करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉलो करना चाहिए। इन सभी के बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूँ। और जो फ्लड वाटर आते हैं, इनको कैसे मैनेज करें, तो दो तरीके हैं। एक तो अगर फ्लड वाटर हमारी वजह से है, जैसे जो नदियों के किनारे नेचुरल लेवीज होते हैं, किनारे होते हैं, उनको हम डैमेज ना करें, उनकी खुदाई करेंगे, वो फिर पानी आम लोगों का नुकसान करेगा।
समुद्र के किनारे से जो क्या होता है कि मैंग्रोव्स को हमने हटा दिया, वहाँ बड़े बड़े रिसोर्ट्स बना दिए, तो वहाँ से भी हमारे यहाँ फ्लड्स आते हैं, सुनामी होती है बहुत। अब तो सुनामी, एक ही सुनामी ने इतना नुकसान किया, लेकिन अभी भी अगर हम न चेतें और ऐसे प्लांट्स जो कि पानी को रोकते हैं उनको अगर हम न प्रयोग में लाएं तो ये समस्या नहीं खत्म होने वाली है। और नदी नालों के जो नेचुरल जो किनारे हैं उनके साथ छेड़छाड़ ना करें और रिसाइकलिंग करें पानी का। और हर गांव पर एग्रो मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस बनाए जाएं। तो देखिए जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं केवी के, वहां पर तो ये पाए गए हैं, लेकिन हर गांव पर अभी नहीं पहुंच पाया है। लेकिन इस सरकार ने कोशिश करी है कि ये आने वाले टाइम में होगा। अब ये हेलोफाइट के बारे में मैं बताऊं, ये हेलोफाइट एक इस तरह के प्लांट्स हैं जो कि सी वाटर, जो मतलब आप समझिए कि अभी जो सैलिनिटी इसका 3 गुना सैलिनिटी भी हो, ऐसे 1560 स्पीसी हमारे देश में अवेलेबल हैं, जिसको कि हम पानी में डालें तो वो खारा पानी को मीठा पानी बना सकते हैं और इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट में भी आपको कह रहा था कि इनको लगाने की जरूरत है, जो कि फ्लड्स को रोक सकते हैं। ये पानी में कभी खराब नहीं होंगे और जब फ्लड आएगा तो उसको रोकेंगे मिट्टी के साथ, और बहुत ही प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है। तो इनको अगर हम छेड़छाड़ करेंगे, इनको हटाएंगे, इस किनारे को नुकसान करेंगे तो फिर हमारा नुकसान होगा। एक ये प्लांट है प्रोसोपिस जूलिफेरा, ये इसमें है, ये 36 दिन तक बिना पानी के रह सकता है। हमारे नाइजीरिया में भी था एक बाओबाब, वो लगाया जाता था, जैसे हमारे यहाँ बबूल है। तो इस तरह के जो ड्रॉट रेजिस्टेंट जो है इनको आप लगाइए ऐसी जगहों पर जहां पर पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, या ऐसे पेड़ पौधे लगाएं जो कि हवा की दिशा से परपेंडिकुलर हो ताकि उसको रोक सके। तो कहीं ना कहीं ये हमें हमारी जो ग्रीनरी है उसको बचा सकेंगे। अब देखिए ये प्रैक्टिस में जैसे कह रहा था कि समुद्र के पानी को रोक लिया और उसके बाद इसमें कुछ हेलोफाइट्स लगाएं, ये पानी जो है मीठा हुआ और इसमें हम चावल भी, मतलब राइस भी इसमें यूज कर सकते हैं। अब सोचिए सीरियल खाने पीने वाली चीज जो कि इतने खारे पानी में नहीं हो सकती थी, ये हमारे यहाँ भी नहीं हो रहा है। ये आप देखेंगे थाईलैंड में देखा गया है, इंडोनेशिया में देखा गया है, हमारे यहाँ कर सकते हैं। कोई बहुत स्पेस साइंस ये नहीं है। तो समरी ये है कि हमें 6 स्टेप्स की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। सबसे पहला कि हम पानी का हार्वेस्टिंग, यानी कि हम पानी को रोकें, इसको कंजर्व करें और इसको आने वाले समय के लिए प्रयोग में लाएं। दूसरा है कि हम मोर क्रॉप एंड इनकम पर ड्रॉप, यानी एक रत्ती भी जैसे पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए क्रॉपिंग में भी। तीसरा चीज़ है कि जो भी घरों में हम पानी का सप्लाई करते हैं वो हम चाहें तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाएं, मिसयूज ना करें, और समुद्र का जो जैसे मैंने कहा खारे पानी को मीठा पानी बनाएं, और उस तरह के क्रॉप जैसे भी प्रोसोपोरिस के बारे में बताया कि ड्रॉट रेजिस्टेंट है उनको प्रयोग में लाएं, और बायो रिमेडिएशन की टेक्नोलॉजी को प्रयोग में लाएं। इसके बाद है वाटर सिक्योरिटी सिस्टम, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। बिना आम लोगों के इन्वॉल्वमेंट के ये नहीं हो सकता है, तो आम लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़रूरी है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। और जो सिल्वी एक्वाकल्चर है, एक मिनट, यानी कि सी वाटर के फार्मिंग के लिए वो एग्रो फॉरेस्ट्री करें, उसके किनारे जो हैं उसमें हम हेलोफाइट्स लगाएं और उस पानी को फ्रेश रखें, ताकि कोस्टल एरिया में भी हमारी जैसे भूमि तो फिक्स है और हमारा पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, तो हम जो अपना एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वो इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं। हेलोफाइट्स यूज़ करें, एग्रो फॉरेस्ट्री करें, पेड़ पौधों को। अब ये नहीं, जो अंग्रेजों का एग्रो फॉरेस्ट्री बहुत खतरनाक निकला हमारे देश के लिए, उन्होंने क्या किया, रेलवे लाइन के किनारे और ऑस्ट्रेलियन ब्रीड के प्लांट्स लगा दिए, वो पूरा ग्राउंड वाटर को चट गए। आप देखें पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होने के ये भी कारण है, रोड के किनारे आपने गुलमोहर लगा दिया, वो पानी का पूरा इतना दोहन करता है कि ग्राउंड वाटर डाउन होता है। तो उससे ऐसा काम ना करें। एग्रो फॉरेस्ट्री बिल्कुल एक्सपर्ट से डिस्कस करके और जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से जो रिकमेंडेड हो वही प्लांट्स लगाया जाए। और उसके बाद पानी की क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। बिना पानी की क्वालिटी के, जैसे कि मैंने अभी आपको बलिया में ही बताया कि आर्सेनिक और हैवी मेटल है ये, और ये इतना ज़्यादा नुकसान कर रहा है। इसमें जितने ज़्यादा हमारे पानी का जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम सलाह लें, और जो इसमें हार्मफुल केमिकल्स हैं इनको हटाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करें,
और जैसा मैंने कहा कि नॉर्मल जो मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होती है वो भी, और जो सीवरेज जो निकल के जाती है वो भी, दोनों की क्वालिटी इंश्योर करना ज़रूरी है। अब थोड़ा सा हम इन डिज़ाइंस को आपको दिखाएं ऐसे कि किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ये घर है, इसके छत पे पानी हमने किनारे से जमा होकर पाइप से इसके अंदर आ रहा है। ये थोड़ा क्लियर नहीं है तो हम आपको अगले वाले में दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये है, इस पे पानी को जैसे कैचमेंट कर लिया हमने, रेन वाटर को पाइप से ले आए, यहाँ बीच में एक बालू वगैरह भर के एक फिल्टर बेड बना दिया, और यहाँ से फिर ये कुएं में आया, और इस कुएं के अंदर आने के बाद इसके अंदर देखिए हम पानी यहाँ जा रहा है। यहाँ 3 तरह का होगा। ये एक तो होता है बालू, फिर उससे थोड़ा सा मोटा ग्रेवल और पेबल, इनके साइजेस भी हैं। साइज में यहाँ पढ़ के आपको बताऊं, सबसे ऊपर जो सैंड है ये है 1.5 से 2 mm का, उसके बाद ग्रेवल है 5 से 10 mm का, और उससे बड़ा जो है वो बोल्डर है। तो ये तीनों लेयर होते हैं। तो पानी यहाँ से छनते हुए नीचे की ओर जाएगी, और बीच में एक हवा जाने के लिए एयर का वेंट भी होता है, एक बड़ा सा पाइप भी होता है, बिल्कुल अंदर तक जाता है, उसमें भी ग्रेवल पैक लगाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद ये अंदर जाता है और ये जाके पूरा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देगा। तो आज के डेट में इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को हर घर पे, हर बिल्डिंग पे बनाए जाने की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से बच्चों के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।